नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला का 69वां लेक्चर है, जिसके तहत एक और कानून को देखना है। इस कानून के तहत एक और रेगुलेटरी के बारे में बात करेंगे। रेगुलेटरी यानी कि विनियमन संस्था, जो कि अपने आप में अलग अलग क्षेत्रों के विनियमन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई हो, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अफेयर्स के साथ डील करने के लिए उस जिम्मेदारी के साथ। जैसे आपको दृश्यमान है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि सेबी, जिसे संक्षिप्त में हम लोग सेबी कह सकते हैं, जो अपने आप में कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस को विनियमित करता है। उसका कानून हमें यहाँ देखना है कि कैसे यह उद्भव हुआ, कैसे यह कानून के अलग अलग प्रावधान जो है वो कार्य करते हैं, क्या है इस कानून का मुख्य उद्देश्य, साथ ही क्या इस कानून में कोई संशोधन किया गया है, कोई सुधार किया गया है, और अंत में हम लोग इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में भी हमारा ध्यान गौर करेंगे। यह 69वां लेक्चर है इस पर्टिकुलर श्रृंखला का, जो कि अपने आप में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। आज भारत के आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, और इस 75 वर्ष में अलग अलग जिन कानूनों का निर्माण किया गया, जिन्होंने आज के इस भारत के इस निर्माण में, जो आज का भारत जो निर्मित हुआ है, उसमें जो उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उन सारे कानूनों की यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में इस अमृत महोत्सव को समर्पित है। प्लस यह बुक, जिसके आधारित यह पूरी हमारी श्रृंखला चल रही है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड बुक है, जो कि न केवल मात्र यूपीएससी की ज़रूरतों को परिपूर्ण कर सकती है, मगर यूपीएससी के साथ अन्य सारी स्पर्धात्मक परीक्षाएं, चाहे वो कोई भी राज्य की हो, चाहे वो कोई भी जो है वर्ग की हो, उन सारी परीक्षाओं के लिए यहाँ ये बुक जो है वो बहुत ही उपयोगी है। प्लस इस बुक में न केवल एलिमेंट्री माहिती दी गई है, मगर एक दृष्टिकोण को, एक परसेप्शन को बनाने का काम भी यहाँ इस पुस्तक ने किया है। तो अपने आप में ये पुस्तक थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी को आधार बनाकर अलग अलग बिंदुओं के तहत अलग अलग उपाख्यानों में हम लोग एक एक कानूनों को समझते हैं। प्लस जीएस पेपर 3 के साथ यह कानून जुड़ा हुआ है, जिसमें अर्थनीति अर्थशास्त्र समावेश है। पार्ट 8 इस बुक का चल रहा है फिलहाल। देखिए, यह जो पूरी कानूनी पुस्तिका है वो 12 भागों में या विभागों में विभाजित है। 12 विभाग, जिनमें से हमने 7 के ऊपर चर्चा कर ली है, 8वां विभाग चल रहा है, और इसका यह 69वां लेक्चर है, जिसके तहत एक और रेगुलेटरी में देखनी है। हमने इसके पूर्व के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 68 में आरबीए के बारे में देखा था, जो अपने आप में भारत में करेंसी के लिए, वित्तीय मामलों के लिए, पूरे वित्तीय क्षेत्र के लिए, या पूरे वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। तो वो एक विनियमन संस्था हमने देखी, आरबीआई। आज दूसरी विनियमन संस्था देखनी है, जो कि कैपिटल जो मार्केट है, वो जो पूरा क्षेत्र है, उसे विनियमित करने के लिए यहाँ सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो देखेंगे, इसकी चर्चा शुरू करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। ठीक है, थोड़ा बिंदु है जो कि हमें देखने हैं, जिसके तहत हम इस सेबी से परिचित होंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि प्रतिभूतिकरण निगम, भारत का प्रतिभूतिकरण निगम 1992 was legislated to establish the SEBI as the regulator of the securities and commodity market in India, which is owned by government of India। देखिए, सेम मोडस ऑपरेंडी हुई है अगर रिजर्व बैंक की बात करें और वहीं सेबी की बात करें। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले पूरा जो वित्तीय कार्यभार था वो केंद्र सरकार के ऊपर निहित था। वैसे ही पूरा जो कैपिटल मार्केट का पूरा कार्यभार है, वो सारा का सारा सेबी के स्थापना के पूर्व सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही निहित था। ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट का जो अफेयर्स है, या पूरा का पूरा जो कैपिटल मार्केट है, उससे रिलेटेड जो पूरी मार्केट्स है, वो सारी चीजें। देखिए, कैपिटल मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट है जहां प्रतिभूतियां होती है, यानी कि सिक्योरिटीज होती है अलग अलग रूप में। देयर आर टाइप्स ऑफ शेयर्स विच इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर डिबेंचर्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो सिक्योरिटीज बनती है, और जहां सिक्योरिटीज होती है वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पूरे कैपिटल मार्केट को, एक बाजू करेंसी का मार्केट है पूरा का पूरा, एक बाजू कैपिटल का मार्केट है। तो करेंसी के मार्केट को विनियमन करने के लिए आरबीआई है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और यहाँ कैपिटल मार्केट को या सिक्योरिटीज को या उनके रिलेटेड एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेबी एक्ट है 1992 का, जिसके तहत सेबी का गठन हुआ। सेबी was created to protect the interest of investors in securities and promote the development and to regulate the security market। yes, तो ये कुछ मूलभूत उद्देश्यों के साथ सेबी को गठित किया गया था, जिनमें सबसे प्रथम तो
निवेशकरों के हितों का रक्षण करना। ठीक है, वे अगर किसी भी जो है कमोडिटी में, किसी भी जो है सिक्योरिटी में अगर वे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट फिजूल ना चला जाए, उनके साथ फ्रॉड ना हो, उनके इन्वेस्टमेंट का पर्याप्त रिटर्न उन्हें मिले, वो सारी चीजें सुनिश्चित करना, यानी कि निवेशों के जो निवेशकार है उनके अधिकारों का रक्षण करना। तो सबसे प्रथम तो मूल इसकी भावना सेबी की वही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड प्रमोट द डेवलपमेंट। एंड जो ये कैपिटल मार्केट है या पूंजी बाजार कह सकते हैं, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि ये अपना आप में जीडीपी में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही फायदा करवाती है। तो यहाँ कैपिटल मार्केट को अच्छी तरीके से वो फले फूले, वो सुनिश्चित करना भी सेबी का एक उद्देश्य था या उद्देश्य है। देन SEBI is the regulatory body that looks into the interest of investor, security issuers and other market intermediaries involved। देखिए यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, आ गया विनियमनकारी संस्था। विनियमनकारी संस्था जो न केवल इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स देखती है, यानी कि निवेशकारों के हितों को तो देखना ही है, निवेशकारों के हित, मगर उसके साथ सिक्योरिटी इश्यूअर्स यानी कि जो प्रतिभूतिकरण प्रदर्शित करने वाले हैं, जो पार्टीज है उनको भी देखती है, और साथ में इंटरमीडियरीज यानी कि जो बिचौटी है या जो बिचौलिए है, इंटरमीडियरीज लिखना ही यहां ठीक रहेगा, जो बिचौलिए है यानी कि ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स। ठीक है, तो इन सारे लोगों को भी यहां विनियमित करना सेबी का एक जो अधिकार भी है, एक दायित्व भी है। सेबी ऑल्सो मेक्स पॉलिसी कंसर्निंग द सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। यस, प्रतिभूतिकरण बाजार संबंधी जो कोई भी नीतियों का गठन है वो भी यहाँ सेबी के द्वारा होता है। जैसे वित्तीय नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा बनती है, वैसे ही प्रतिभूतिकरण बाजार संबंधी नीतियां जो है वो सेबी के द्वारा बनती है। तो ये बिंदु जो है वो सारे हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं आमतौर पे परीक्षाओं के, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं में सेबी की जो है मूल भावना छिपी है, सेबी का जो मूल उद्देश्य है मूलभूत वो छिपा है, उनका कार्य जो है वो छिपा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें अपने आप में परीक्षा पत्र में प्रश्न बनते हैं। अब उसके पश्चात देखें तो सेबी ड्राफ्ट रेगुलेशंस इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी एंड कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन। यस, उन्हें यानी कि सेबी को जो शक्तियां मिली है, ठीक है, अपने द्वारा रेगुलेशंस बनाने की, फिर उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने की, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाने की, जहां इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं वहां उसको एनफोर्स करवाने की, वो सारी चीजें जो है वो सेबी के द्वारा की जाती है अपनी विधायक क्षमता में, यानी कि अपनी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में। देन सेबी इज अ पावरफुल एंड ऑटोनोमस बॉडी। यस, अगर आज की दृष्टि से देखें तो सेबी एक ताकतवर और एक स्वायत्त संस्था है जो किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है, स्वायत्त संस्था। सेबी ऑल्सो डील्स विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, यानी कि ये सारे इंटरमीडियरीज है जो बिचौलिए हैं। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जो सिक्योरिटी इश्यूअर्स है, सिक्योरिटी इश्यूअर्स, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो इंस्पेक्ट करना, क्योंकि आमतौर पे जो सिक्योरिटीज के जो दाम होते हैं वो किसी भी सिक्योरिटी इश्यूअर के बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर निर्भर होते हैं। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट टेम्पर किया गया है, अगर वो फेब्रिकेटेड है, तो यहाँ उनके प्रतिभूतियों के, उनके सिक्योरिटीज के दाम भी फेब्रिकेटेड होंगे, तो उसमें निवेशकारों के जो हित है वे जोखिम में है। ठीक है, तो इन दैट केस सेबी के पास सिक्योरिटी इश्यूअर्स के बुक ऑफ अकाउंट्स को भी तपासने का अधिकार है, तपासने की शक्ति है। एंड लास्टली दे कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यस, दे कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी के द्वारा सेट किए गए हैं, क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या किसी भी ब्रोकर सब ब्रोकर के द्वारा फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ देखने का अधिकार सेबी के पास है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था है जो भारत में
पूंजी बाजार को विनियमित करती है। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट, जिसको हमने देखा, जिनमें अलग अलग सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज अलग अलग रूप में होती है, शेयरों के भी कई प्रकार है, डिबेंचर्स होते हैं, अन्य कई सारी सिक्योरिटियां होती है। तो इन सारी चीजों को विनियमित करने के लिए यहाँ सेबी जो है वो जिम्मेदार है। ये बात रही इसके परिचय की। अब बैकग्राउंड देखें कि कैसे सेबी जो है, आई एम सॉरी, वो इवोल्व हुआ। तो सबसे प्रथम तो इट वाज ओनली एंड ओनली इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी या नॉन रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि वो किसी भी अधिनियम के द्वारा उसे कोई सपोर्ट नहीं दिया गया था, किसी भी अधिनियम से प्रस्थापित नहीं थी, एवं इसका जो कार्य था वो मात्र और मात्र विनियमन तक सीमित था। इसे कोई वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इन शॉर्ट, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रेगुलेटरी बॉडी इन ईयर 1988। रेगुलेटरी बॉडी यानी कि मात्र और मात्र विनियमन संस्था। बॉडी बिकम फुल फ्लेज स्टैट्यूटरी बॉडी बाय सेबी एक्ट इन द ईयर 1982, मगर इसको वैज्ञानिक दर्जा सेबी कानून 1992 से मिला, क्योंकि उसमें सेबी जैसी एक संस्था को स्थापित करने का प्रावधान कानून में था। तो कानून के द्वारा स्थापित किसी भी संस्था को हम लोग स्टैट्यूटरी या वैधानिक कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रथम बिन वैधानिक संस्था के रूप में मात्र और मात्र विनियमन संस्था के रूप में स्थापित होने वाली यह सेबी 4 वर्ष के बाद, यानी कि 88 में यह मात्र और मात्र एक संस्था के रूप में, विनियमन संस्था के रूप में स्थापित हुई। फिर 4 वर्ष के बाद इसे एक संपूर्णतः वैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ, जो यहाँ हमारे सामने है। देन तीसरा बिंदु कहता है कि विथ इंडियाज ग्रोइंग कैपिटल मार्केट द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इज इनएविटेबल। यस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भाई किसी भी विकासशील देश के लिए वहाँ का कैपिटल मार्केट जो है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो भारत में भी विकास के साथ हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो भी तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से विस्तृत हो रहा है। तो ऐसे में इस पूरे बाजार को विनियमित करने के लिए एक तटस्थ विनियमनकारी संस्था की जरूरत है, एक न्यूट्रल रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत थी, जिसी के तहत यहाँ सेबी को एस्टेब्लिश किया गया, जिससे वो जरूरत को परिपूर्ण किया गया। फिर उसके पश्चात देखें तो सेबी वाज क्रिएटेड टू रेगुलेट ऑल द प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। यस, इंडियन कैपिटल मार्केट यानी कि भारतीय पूंजी बाजार में किसी भी प्रकार के खिलाड़ियों को विनियमित करने के लिए सेबी जो है वो सक्षम है या जिम्मेदार है। कोई भी हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूअर हो, चाहे वो इंटरमीडिएरी हो, जो कोई भी हो, उन सारों को, सारी पार्टीज को, सारे प्लेयर्स को सेबी विनियमित करेगी, सेबी विनियमित कर रही है। फिर उसके बाद देखें तो ऑल्सो रिकरिंग इवेंट्स ऑफ स्कैम्स टेकिंग प्लेस इन द सिक्योरिटी मार्केट also promoted the need for a body like SEBI to oversee the proper functioning of the market. Yes, because there were many loopholes in the Indian capital market. Prior to the establishment of SEBI, there was no any capable regulating institution. There was, but it was not capable. There was controller of capital issues of India. ठीक है, मगर जिसे CCI कहते थे, मगर वो इतना सक्षम नहीं था कि लूपहोल्स के तहत जो स्कैम्स हो रहे थे। अगर आप देखें इंडियन शेयर मार्केट की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो 1990 से 2000 का जो पूरा का पूरा जो दशक है, रादर देन 1990s, वी कैन से इट फ्रॉम 1985 और फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स। तो 1980 ऑनवर्ड्स से जो 2000 तक का जो पीरियड है वो फ्रॉड्स, स्कैम्स से भरा पड़ा था हमारे कैपिटल मार्केट में या हमारी जो है सिक्योरिटी मार्केट में। तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स के जो हित थे उनकी रक्षा नहीं हो रही थी, जो छोटे छोटे निवेशकार थे उनकी जो छोटी छोटी बचतें थी वो कोई भी बड़ा फ्रॉडस्टर जो है वो आके ले जाता था। नेमली अरशद मेहता, केतन पारेख जैसे जो है कुछ जो फ्रॉडस्टर्स थे जो हुए थे। तो ऐसे लोगों को यहाँ लूपहोल्स ना मिले, प्लस पूरी मार्केट को एक तटस्थ रेगुलेटरी मिले, तो वो सारी चीज़ों को जो है संतोषने के लिए यहाँ सेबी जो है वो ला गया था और इस मार्केट की पूरी फंक्शनिंग को, पूरे कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। तो यह बात रही इसके बैकग्राउंड की या इसकी पृष्ठभूमि की। तो कुछ इस तरीके से सेबी जो है वो पहले तो नॉन स्टैट्यूटरी ओनली रेगुलेटरी बॉडी से स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बना। फिर बाद में उसका जो कार्य है उसमें भी काफ़ी सारा डायनामिज्म जो है वो हमने देखने को मिला। जैसे यहाँ एक समय ऐसा था कि भारत की ग्रोइंग कैपिटल मार्केट के लिए कोई रेगुलेटरी होना अनिवार्य थी, तो वो रेगुलेटरी हुई। फिर देयर वाज ए डिकेड ऑफ स्कैम्स
डिकेड फुल ऑफ स्कैम्स, तो उन स्कैम्स को, उन फ्रॉड्स को कम करने के लिए, पूरे कैपिटल मार्केट को ओवरसी करने के लिए यहाँ सेबी जो है उसको गठित किया गया, उसे अनुकूल शक्तियाँ भी जो है दी गई, उनको प्रदान की गई। और साथ ही आज इंडियन कैपिटल मार्केट के प्रति खिलाड़ी को, प्रतिपक्ष को सेबी जो है वो रेगुलेट कर सकता है, सेबी के तहत वे विनियमित है। तो ये इसके सेबी के जो है जीवन की यात्रा थी। अब हमें इसके कुछ उद्देश्यों को देखना है। एक ही सेंटेंस में इसका उद्देश्य जो है पूरा का पूरा निहित है, जो कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एज वेल। तो सबसे प्रथम तो इसके उद्देश्य के 3 भाग है, जिनमें एक तो है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो सभी को जो है जिसे सभी को संरक्षण प्रदान करना है। फिर टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट, प्रमोट एंड डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट, संक्षिप्त में लिख रहा हूं कैपिटल मार्केट, एंड टू रेगुलेट एज वेल, रेगुलेट या सी मार्केट। ठीक है, तो ये 3 मूलभूत उद्देश्य है सेबी के हैं, जिसकी वजह से इसको यहां स्थापित किया गया, इसे अनुकूल शक्तियां, जिम्मेदारियां प्रदान की गई। द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर, तो सबसे प्रथम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। अध्यायवार यहाँ चर्चा की गई है अलग अलग प्रावधानों की। तो सबसे प्रथम प्रावधान में सेबी का अपने आप में स्थापना की ही बात की गई है। द एक्ट एस्टेब्लिशेस द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। इस कानून ने सबसे प्रथम जो कदम है वो तो यही उठाया कि एक विनियमनकारी संस्था की स्थापना की, जिसे सेबी नाम दिया गया। द बोर्ड हैज इट्स हेड ऑफिस इन बॉम्बे, इसका मुख्य मथक, वेयर इंडियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड, यस BSC। ठीक है, भारत में अगर कुल आप देखें तो तकरीबन 16 स्टॉक एक्सचेंजेस है, 16। ठीक है, जिनमें राष्ट्रीय भी शामिल है, प्रादेशिक भी शामिल है, राज्य स्तर के भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पुराना भारत का वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो यही सेबी के मुख्य कार्यालय की स्थापना की गई थी, या इसका मुख्य कार्यालय स्थित है। फिर दूसरा बिंदु यहाँ कहता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कि इसका जो निगम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो किस तरीके का होगा। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड हैज अ चेयरमैन, 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि एक तो है चेयरमैन प्लस 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, प्लस 1 मेंबर RBI का, प्लस 5 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय एंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुल मिला के 5, 6, 8 और 9 सभ्यों की यह कमिटी है। कमिटी तो नहीं कह सकते मगर 9 मेंबर बोर्ड कह सकते हैं, 9 मेंबर बोर्ड, जो कि भारत की संपूर्ण पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए बना है। इफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड has any direct or indirect pecuniary interest in any matter that SEBI is required to regulate, such a member must disclose their interest in the same and must not participate in the decision making regarding such a matter to ensure that there is no conflict of interest of decision making. Yes, तो ये एक औपचारिक प्रावधान है जिसके तहत कहा गया है कि अगर किसी भी बोर्ड के सभ्य का कोई इंटरेस्ट निहित है जिसको सेबी को रेगुलेट करने का कार्य मिला है, तो ऐसे में सबसे प्रथम तो उस सभ्य को अपना जो हित है वो सार्वजनिक कर देना चाहिए। और जब सेबी उन पर्टिकुलर मैटर्स को रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग कर रही है, कोई पॉलिसी मेकिंग कर रही है, तो उनमें वह गैरहाजिर रहे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी औपचारिक सा प्रावधान है। फिर तीसरा अध्याय जो है वो कहता है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। The board has the duty to protect the interest of investor in securities and to promote the development of and to regulate the securities market in India as the board deems fit. Yes, तो यहाँ निवेशकों के हितों की रक्षा करना, साथ ही में डेवलपमेंट करना इस पर्टिकुलर मार्केट का, यानी कि पूंजी बाजार का, और उसका जो है विनियमन भी करना। ठीक है, तो ये कुल इसके फंक्शन की बात है। As a part of the same function, the board needs to regulate the businessmen in stock exchanges and any security markets, register and regulate the working of stock brokers, sub-brokers, share transfer agents, bankers to a share issue, investment advisors, etc. It is also required to register and regulate the working of mutual fund. Yes, तो कुल मिलाकर
कैपिटल मार्केट संबंधी जो कोई भी पक्ष है, जो कोई भी खिलाड़ियां हैं, उन सबको विनियमित करना। साथ ही में यह नया फंक्शन है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि बाद में ऐड हुआ है। तो यहाँ अब सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड्स का अफेयर्स भी देखती है, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स जो है, वो जो फंड है वे अपने आप में स्टॉक एक्सचेंजेस में ही इन्वेस्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली दे आर इनडायरेक्टली लिंक्ड। तो यहाँ सेबी के पास अब म्यूचुअल फंड का पूरा रेगुलेशन है। It needs to ensure that it prohibits fraudulent and unfair trade practices in the securities of capital market या securities market. Yes, तो यहाँ fraudulent and unfair trade practices को सेबी खत्म करेगी, जो कि अपने आप में 1985 से 2000 के वर्षों में होते रहे हैं, जो फ्रॉड्स के स्कैम्स के मुख्य कारण थे। तो वो अब यहाँ सेबी के द्वारा उसको खत्म किया जाएगा। It needs to regulate the substantial acquisition of shares and takeover of the companies too. Yes. सब्सटेंशियल एक्विजिशन यानी कि बल्क डील्स, ठीक है। दे विल ओवरव्यू, दे विल सुपरवाइज। द बोर्ड ऑल्सो इंस्पेक्ट द वर्किंग ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एजेंट्स एंड एनी अदर एजेंट्स इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी मार्केट। यस, तो कोई भी एजेंट हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उनके कार्य को देखना ये सेबी की सत्ता है, सेबी का कार्य है। Further, SEBI is involved in the policy decision concerning the share and security market. Yes, तो यहाँ पॉलिसी डिसीजन भी है। जैसे आरबीआई जो है वो रेगुलेट तो करती ही है बैंकों को, बैंकिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी तो है ही है, मगर पॉलिसी फ्रेमिंग का भी कार्य देखती है रिलेटेड टू मॉनेटरी या फिनांस। तो यहाँ वैसे ही पॉलिसीज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर डेल्ट बाय सेबी या आर फ्रेम्ड बाय सेबी। Then it also has the power to investigate and wrongdoing in this market. Yes, तो अगर कोई भी गैर रीति हो रही है तो उसे जांच करने की भी सत्ता यहाँ सेबी में निहित है इस कानून के द्वारा। ऑफेंसेस यानी कि आप कह सकते हो कि अपराध। Under this act, any activity that adversely affect the investor's confidence in the market or any act of the deception that is undertaken by a party involved in the security market is considered as an offense. Yes, तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी भी निवेशकार का जो है कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है, जो डगमगा जाए कैपिटल मार्केट संबंधी, तो ऐसा कोई भी कार्य को यहाँ अपराध माना जाएगा। और एनी एक्ट ऑफ डिसेप्शन दैट इज अंडरटेकन बाय पार्टी इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कोई भी पक्ष के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो कि अपने आप में इस पूंजी बाजार में निवेशकों के जो है आत्मविश्वास को कम करेगा, तो वो सारे कार्यों को अपराध माना जाएगा इस कानून के तहत। सम ऑफ द प्रोमिनेंट ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर अ फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज डिमांडेड बाय सेबी। यस, सेबी के कुछ नीति नियम है, कुछ स्टैंडर्ड्स है, उनको फॉलो करना है। चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूअर हो, उनके लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ मापदंड है। चाहे वो इंटरमीडियरी हो, उनके लिए भी है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, उनके लिए भी है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी इश्यूअर ने सेबी के द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन नहीं दी है या वे देने में असफल रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो एक अपराध माना जाएगा। प्लस फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस, जो कोई निवेशकार है अगर उनकी कोई शिकायत है किसी भी जो है प्रतिभूतिकरण आप कह सकते हो कि इश्यू करने वाले के ऊपर, तो उन शिकायतों का समाधान नहीं होने पर सेबी के द्वारा उन्हें जुर्माना हो सकता है। तो ये भी एक अपराध है। डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड है और वह डिफॉल्ट हो गए तो सेबी जो है वो हरकत में आ जाएगा। डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें अपने आप में इन शॉर्ट अपराध मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट 1992। SEBI Act. The nature of these activities are such that they adversely impact the security market by creating information asymmetry between the investor and the stock issuers. Yes, तो ये जो सारी चीजें जो यहाँ सूचित है, कहा गया है कि इनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो अपने आप में पूंजी बाजार में मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा जो एरा है वो शुरू कर सकती है, जहां इन्वेस्टर्स और जो सिक्योरिटी इश्यूअर्स है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए यह सारी सूचित क्रियाओं को अपराध माना गया है इस कानून के तहत। फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसे सेट कहते हैं, इज ऑल्सो एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, यानी कि सिक्योरिटी संबंधी कोई भी शिकायत हो
उनके समाधान के लिए हम लोग इसकी सेपरेट एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। द एपेलेट ट्रिब्यूनल इज एडजुडिकेटिंग बॉडी विथ जुरिस्डिक्शन ओवर द सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट। यस, ये मात्र और मात्र कैपिटल मार्केट एवं सिक्योरिटी संबंधी जो कोई मामले है उसकी निर्णायक संस्था है, यानी कि एजुकेटरी बॉडी है। सॉरी। देन दिस सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 2 members, all of whom are appointed by central government, यानी कि यह 1+2 की बॉडी है, 3। दे आर ऑल टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा वे सब नियुक्त होंगे। तो पर्सन हु इज रिटायर्ड जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्वालिफाइज फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए यहाँ हमें कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए या वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। इन 2 व्यक्तियों में से ही जो है इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एसएटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। The 2 other members of the tribunal need to be the person standing ability and integrity who has the qualification and experience of corporate law, securities law, finance, economies और accountancy। yes, तो ये सारे क्षेत्र है। इन क्षेत्र के कोई भी तज्ञों को अन्य सभ्य के पद के ऊपर नियुक्त किया जा सकता है, जिनमें कॉर्पोरेट लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, फिनांस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी है। तो वो सारे क्षेत्र के कोई भी तज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है। छठा ये कहता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेबी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जो है पावर है, क्या शक्तियां हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव सेबी एनी सच पॉलिसी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन एज इट डीम्स फिट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड। यस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ सेबी को बता सकती है कोई भी जो है ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहे हैं कि सेबी के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो चीज़ें केंद्र सरकार सेबी को बता सकती है। फिर ये सेबी के ऊपर है कि उनको फॉलो करना नहीं करना, इट रिलाइज ऑन सेबी बट गवर्नमेंट कैन रिकमेंड इट दो। The central government has also the authority to supersede the board on accounts of a grave emergency. Yes, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपातकालीन परिस्थिति का में विशेष सत्ता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित है, ठीक है। और आपातकालीन समय में वे सेबी जैसे बोर्ड को ओवरसीड कर सकते हैं, उनकी स्वायत्तता उनसे छीन सकते हैं। एंड तीसरा बिंदु कहता है कि इफ द बोर्ड डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू सुपरसीड द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ इफ द बोर्ड डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू सुपरसीड द बोर्ड, तो ऐसे में यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेबी को सुपरसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ केंद्र सरकार की शक्तियां थी सेबी के परिप्रेक्ष्य में। अब हमें क्रिटिसिज्म और इंपोर्टेंस के बारे में देखना है। 2 बिंदु क्रिटिसिज्म का यानी कि आलोचना के देखेंगे, वहीं 2 बिंदु इसके महत्व की भी बात करते हैं, दोनों को देखते चलेंगे। शुरू क्रिटिसिज्म से करेंगे, जिनमें कहा गया है सबसे प्रथम यानी कि 1, SEBI's functioning is not transparent and also raises question about its accountability to the public. Yes, it's not transparent यानी कि पारदर्शी नहीं है और इसकी अकाउंटेबिलिटी सार्वजनिक इसकी जवाबदेही क्या है वो भी नहीं मालूम, यानी कि इट इज अनक्लियर, इट इज नॉट मेंशन इन द एक्ट। तो ये इसकी प्रथम आलोचना है कि सबसे प्रथम तो इसकी क्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और दूसरी इसकी जो जवाबदेही है सार्वजनिक जवाबदेही वो तय करनी चाहिए। दूसरी आलोचना कहती है कि सिक्योरिटी मार्केट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट या टू एंटर। सेबी इज टास्क्ड टू प्रमोट कैपिटल मार्केट इन इंडिया, देयर इज अ स्टिल लॉन्ग वे टू गो इन दिस फील्ड। कहा गया है कि भारत धीरे धीरे विकास की राह पर है, विकासशील है, विकसित राष्ट्र नहीं है। साथ ही भारत में शिक्षित जो समाज है वो भी कम है, यानी कि भारत में संरक्षण दर जो है वो कम है, शिक्षा कम है। ऐसे में कैपिटल मार्केट जैसी ऐसी पेचीदी बाजार समझना, यानी कि पूंजी बाजार जैसा पेचीदा तंत्र समझना भारतवासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है या काम है। ऐसे में यहाँ सेबी को इस बाजार को बढ़ावा देने के लिए, इस बाजार को प्रोत्साहन देने का कार्य दिया गया है, जो अपने आप में
काफ़ी वर्षों तक चलना चाहिए या सेबी को काफ़ी वर्षों तक इसे चलाना होगा, तब जाके कैपिटल मार्केट्स को लेकर भारतीय समाज की समझ जो है वो वास्तविक बनेगी, सच्ची बनेगी, या आप कह सकते हो कि अच्छी बनेगी। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है अहेड ऑफ सेबी। ये इसकी दूसरी आलोचना है। ऑन द अदर हैंड वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ सेबी एक्ट 2 which discuss about SEBI as an overseer of the securities market that has been able to prevent such high level scams fairly successfully after its creation through this act. Yes, तो ये बात तो तय है कि भाई सेबी जैसी रेगुलेटरी नहीं थी उस समय में काफ़ी स्कैम्स, काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कैपिटल मार्केट ने देखी है, भारतीय कैपिटल मार्केट ने। मगर सेबी के जो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसे स्कैम्स लगभग शून्य हो गए हैं। तो ये सेबी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जो इसका एक महत्व है। दूसरा, विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी पब्लिक कॉन्फिडेंस इन कैपिटल मार्केट गॉट बूस्टेड। यस, क्योंकि देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। तो लोगों के लिए कोई भरोसा करने का स्थान नहीं था, कोई ऐसी विनियमय संस्था नहीं थी जो कि सरकारी हो, स्वायत्त हो। मगर यहाँ अब सेबी का गठन हुआ है, तो धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है कैपिटल मार्केट को लेकर, उसमें निवेश को लेकर, वो बड़ा है, उसे एक बढ़ावा मिला है। तो ये दूसरी महत्व की बात है सेबी के बारे में। तो यही सारी चीज़ें थी जो यहाँ में इसके क्रिटिसिज्म एवं इसके महत्व में समझनी थी। आज इस कानून के तहत या इस उपाख्यान के तहत हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, इसका बैकग्राउंड देखा, फिर इसका जो है इसका परिचय लिया सबसे प्रथम, तो फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड देखा, फिर इसका मूलभूत ऑब्जेक्टिव्स या इसके उद्देश्यों की बात करी, महत्वपूर्ण प्रावधान देखे, प्रमुख प्रावधान अलग अलग अध्यायों में विभाजित, फिर आलोचना एवं महत्व के बारे में देखा। अब यहाँ दो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उपयोगी हो सकती है। दे आर इन रिलेशन टू सेबी। सबसे प्रथम बिंदु है व्हेन सेबी वाज क्रिएटेड इनिशियली इन 1988, जो हमने देखा एज ए ओनली रेगुलेटरी बॉडी, नॉट ए स्टैट्यूटरी वन। इट रिप्लेस द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, जिसका जिक्र मैंने किया, जिसे सीसीआई कहते थे, बिकॉज इट वॉज इनइफेक्टिव, असक्षम, और इसके पास कोई ऐसा पावर भी नहीं था, कोई ऐसी शक्तियां भी नहीं थी जो कि ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को ट्रेस कर सके, ट्रैक कर सके, इन्वेस्ट कर सके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स करवा सके। तो वो अपने आप में असक्षम थी, और ऐसे में काफ़ी सारे रेंज ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो है वो हमने देखी है। विच वॉज द मेन रेगुलेटर इन कैपिटल मार्केट बिफोर सेबी। तो ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न बन जाता है। फिर दूसरा बिंदु कहता है कि द हर्षद मेहता स्कैम दैट हैपेंड इन 1992 ran up to an estimate of almost 1,000 crore. The scam helped through systematic fraud and led to an almost entire collapse of Indian security market. Since then, the government has actively tried to regain customer confidence in the security market, but it has not raised up to the desired levels that will ensure a robust trading economy in India. Yes, तो यहाँ ऐसा रेंज थी, मगर इसमें से जो सिग्नेचर स्कैम था, जो कि कंसिडरेबली बड़ा था सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, वो हर्षद मेहता स्कैम था। और इसीलिए यहाँ सेबी जो है अब ध्यान रख रही है, मॉनिटर कर रही है, क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ऐसे स्कैम्स भविष्य में ना हो, और जो निवेशकरों का खोया हुआ विश्वास है भारतीय पूंजी बाजार में वो फिर से प्रस्थापित हो। हालांकि सेबी का कार्य अच्छा हो रहा है, मगर अभी भी जो एक्सपेक्टेड लेवल्स थे, जो आशापूर्ण नतीजे मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं, मगर धीरे धीरे ऐसी आशा है कि आगे के समय में मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस 69th उपाख्यान में देखना था। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। आपको इस सेबी नामक रेगुलेटरी का जो एक्ट है वो समझकर अच्छा लगा होगा, आपको यह परीक्षा में उपयोगी होगा। ये बात तो रही ग्रोथमाउंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, मगर अगर चीज़ों को पढ़ना है तो आप growthmounteducation.com के ऊपर जाइए, हमारी वेबसाइट है, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी। साथ ही वहाँ से आप PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही हमारे साथ लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और अन्य परीक्षा संबंधी संसाधनों तक पहुंच पाइए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।